एम नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम हिंदी कहानी और हिंदी जो निबंध है उसकी एमसीक्यू है उसको समाप्त कर चुके हैं। आज से हम जो नाटक हैं उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उल्लेखित किया है कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक जो गद्य साहित्य की जो परंपरा का जो परिवर्तन है वो नाटकों से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये जो कोटेशन है, ये जो पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये कई बार एग्जाम में आई हुई हैं कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की जो गद्य परंपरा है उसका जो प्रवर्तन है वो नाटकों से हुआ है। और ये प्रश्न है वो कई बार आ भी सकता है। हमारा जो आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग है वो किस निर्देशक ने किया? तो हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का जो प्रयोग है वो किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलका जी और कारंत। तो इसका जो आंसर है वो है गिरीश कर्नाड। तो हिंदी नाटकों के जो मंचन में यक्षगान की जो परंपरा है उसका जो सर्वप्रथम जो प्रवर्तन है वो किया है गिरीश कर्नाड ने। अगला प्रश्न है, धातु सेन है वो प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातु सेन है वो प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो आचार्य राम आज जयशंकर प्रसाद हैं वो हिंदी नाट्य जो परंपरा है उसके सुकर पुरुष माने जाते हैं। और हिंदी में जो नाटकों का जो विभाजन है वो प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसाद पश्चात युग है, उसमें बांटा जाता है। जो नाटक का जो विभाजन है वो हिंदी में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग है उसके नाम से विभाजन है वो हिंदी नाटक का किया जाता है हिंदी में। तो धातु सेन है वो प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये राज्यश्री जो नाटक है उसका पात्र है वो धातु सेन नहीं है। ध्रुव स्वामी का भी पात्र नहीं है। ध्रुव स्वामी वो जयशंकर प्रसाद का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। और ये जो नाटक है वो 1933 में लिखा गया था और ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक, और ये एक समस्या मूलक नाटक है जिसमें कि जो स्त्री पुनर्विवाह के साथ जो स्त्री मुक्ति है उसका आह्वान है वो दिखाई देता है। चंद्रगुप्त ये प्रसाद का एक महाकाव्यात्मक नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। इसके अलावा जो स्कंदगुप्त है ये भी प्रसाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। और ये जो नाटक है वो 5 अंक है उसमें विभाजित है। और जो चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 4 अंक में विभाजित है। नाटकों का दृश्य या अंकों में विभाजन होना नाटकों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो धातु सेन है वो प्रसाद किस नाटक का पात्र है? तो जो धातु सेन है वो प्रसाद की जो स्कंदगुप्त नाटक है उसका पात्र है। अगला प्रश्न है, अंधा युग है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती। तो जो अंधा युग है वो आधुनिक हिंदी नाटक की एक प्रमुख विधा है और इसी हिंदी का एक प्रमुख जो नाटक है उसका दर्जा भी प्राप्त है। और अंधा युग की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक गीति नाट्य है। यह एक गीति नाट्य है। तो नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती। तो अंधा युग के जो नाटक हैं वो रचनाकार वो हैं धर्मवीर भारती। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1955 और 56।
दोनों मिलता है। अंधा युग में जो घटना वर्णित की गई है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक उसमें जो घटना है वो वर्णित है। तो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक इसमें जो अंधा युग नाटक है उसमें जो कथा है वो वर्णित है। इसके अलावा मोहन राकेश सब नवलेखन के दौर के एक प्रमुख कथाकार है। इन्होंने कहानियां, उपन्यास के साथ ही नाटकों के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो धर्मवीर भारती हैं वो दूसरा सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मवीर भारती हैं वो द्वितीय जो सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं। द्वितीय सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951। इसके अलावा इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है कनुप्रिया और ठंडा लोहा। कनुप्रिया और ठंडा लोहा। अगला प्रश्न है, आहा बेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है उनकी सबसे प्रमुख खासियत ये है कि उनमें जो गीतों हैं, जो गीत हैं उनका भी प्रयोग है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो आहा बेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आहा बेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो हमारे पास ऑप्शन हैं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये अजात शत्रु से नहीं है, चंद्रगुप्त से भी नहीं है, स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी से भी नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं वो हैं स्कंदगुप्त से। और इन जो पंक्तियों की जो गायिका है वो है देवसेना। ये जो पंक्तियां हैं वो नाटक के जो पंचम अंक है उसमें आती हैं। ये जो नाटक के जो पंचम अंक है उसमें ये पंक्तियां आती हैं और इसको गाती है देव सेना। और ये जो स्कंदगुप्त नाटक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। और ये जो नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक की खासियत यह है कि इसमें जो भारतीय और जो पाश्चात्य जो शैलियां हैं उसका समन्वय किया गया है। भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का सामंजस्य। भारतीय एवं पाश्चात्य जो शैलियां हैं उनका सामंजस्य है वो इसमें किया गया है। तो हा वेदना मिली बेदाई ये किस नाटक की पंक्तियां? तो ये है स्कंदगुप्त नाटक की पंक्तियां और इसकी गायिका है देवसेना। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं, हमारे पास ऑप्शन है, ये नाटक है शकुंतला की अंगूठी। ये नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बच्ची, प्रभाकर श्रोतीय और शंकर शेष। शंकर शेष का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य। तो शंकर शेष का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य। शकुंतला की जो अंगूठी जो नाटक है उसके जो नाटककार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा के अन्य जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उसमें एक है द्रौपदी और आठवां सर्ग। इनके बड़े ही महत्वपूर्ण नाटक हैं और सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक भी सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? ये नाटक है और इनका जो प्रकाशन वर्ष है उसका क्या क्रम होगा? तो पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। तो स्कंदगुप्त है वो पहले होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त है वो पहले होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। बकरी, कोर्ट मार्शल, पहला राजा, स्कंदगुप्त पहले होगा, तो हमारे पास जो उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। तो स्कंदगुप्त की जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। पहला राजा है ये जो नाटक है वो है जगदीश चंद्र माथुर का। फिर है बकरी। ये जो बकरी नाटक वो एक हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है जिसमें कि राजनीतिक विद्रूपता है उस पर चित्रण किया गया है। और ये जो नाटक है वो है सर्वेश्वर
दयाल सक्सेना का। इसके पश्चात जो कोर्ट मार्शल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक, और ये जो नाटक है वो है स्वदेश दीपक का। तो इस तरीके से इसमें जो हमारा जो क्रम बनेगा वो बनेगा स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ये सभी हैं, ये सुरेंद्र वर्मा के महत्वपूर्ण नाटक हैं हमारे पास। और इसमें हमको देखना है कि जो शीलवती है वो सुरेंद्र वर्मा के वो किस नाटक है उसकी पात्र है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, सेतुबंद, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग और द्रौपदी। ऑप्शंस हैं हमारे पास, सेतुबंद, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग और द्रौपदी। तो जो शीलवती है वो सुरेंद्र वर्मा की सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उस जो नाटक है उसकी प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल नाटक है वो आधुनिक हिंदी नाटक है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। और इस पर अभी हाल ही में 2020-21 में जी सीरीज पर वेब सीरीज भी बनी थी, इसी कोर्ट मार्शल पर आधारित। तो इसके जो नाटककार हैं वो है स्वदेश दीपक। इसमें एक सैनिक होता है और वो जो अपना जो वरिष्ठ अधिकारी है उस पर हमला कर देता है, और उसकी जब ध्येय को जानने का प्रयास करता है कि उसको हमला करने का कारण क्या है, तब वो पता चलता है कि वो जातिवाद से ग्रसित होकर जो अपना वरिष्ठ अधिकारी है उस पर हमला कर देता है। तो इस तरीके से इसमें जो सैनिक जीवन है उसमें व्याप्त जातिवाद और जो सामंती मानसिकता है उसका चित्रण है वो इस नाटक में किया गया है। कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो वो है जातिवाद पर। और हाल ही में अभी 2020-21 में इस पर वेब सीरीज भी बनी थी, जातिवाद है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? ये हिंदी साहित्य या हिंदी नाटक की है, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अधिकार सुख कितना मादक और कितना सारहीन पंक्तियां। स्कंदगुप्त नाटक की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं पंक्तियों से होती है कि अधिकार सुख है वो कितना मादक और सारहीन है, और ये जो पंक्तियां वो हैं स्कंदगुप्त की। तो किसी भी नाटक और रचना की शुरुआत है वो किस तरीके से की जा सकती है? वो जयशंकर प्रसाद की वो ये जो नाटक है उससे सीखा जा सकता है। तो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये जो पंक्तियां वो हैं स्कंदगुप्त नाटक की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। और ये जो नाटक है 5 अंक है उसमें विभाजित है। इस नाटक की खासियत यह है कि इसमें जो भारतीय और जो पश्चिमी जो नाट्य शैलियां हैं उनका जो सामंजस्य है उसका प्रयास इसमें किया गया है। तो स्कंदगुप्त वो जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण नाटक है, और ये जो पंक्तियां हैं वो है स्कंदगुप्त की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928। और ये जो नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक की खासियत ये है कि इसमें भारतीय एवं पश्चिमी नाट्य शैलियों के सामंजस्य का प्रयास किया गया है। भारतीय एवं पश्चिमी नाट्य शैलियों के सामंजस्य इसमें किया गया है। और ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है वो कई बार पूछी गई है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में भारतीय एवं पश्चिमी जो नाट्य शैलियों के सामंजस्य का प्रयास किया गया है? तो वो किया गया है स्कंदगुप्त में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह, गुलाम बेगम और सेतुबंद। इनमें से हमको देखना है कि इनमें से जो कौन सा नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है। तो छोटे सैयद, बड़े सैयद ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। द्रौपदी भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। सेतुबंद भी है। ये जो बादशाह गुलाम बेगम है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। ये जो ये नाटक है गिरिराज किशोर का। इसके अलावा ये जो नाटक है वो है गिरिराज किशोर का।
तो गिरिराज किशोर का नाटक है बादशाह गुलाम बेगम। इसके अलावा गिरिराज किशोर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, वो है पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन वृत्तांत है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विलोम है वो किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त नाटक के जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, अंधायुग धर्मवीर भारती, कोमल गंधार और असवार का एक दिन। तो जो विलोम है वो नाटक का पात्र है वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का जो नाटक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1958, और ये मोहन राकेश का पहला नाटक है। इसमें जो कालिदास के चरित्र है उसके माध्यम से राजश्री और जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उन दोनों के बीच जो द्वंद्व है उसको रेखांकित किया गया है। और ये जो नाटक है वो 3 अंकों में उसमें विभाजित है। इसमें जो विलोम है वो कालिदास का एक अपोजिट टाइप का होता है। और विलोम की इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कालिदास क्या है एक सफल विलोम, और विलोम क्या है एक असफल कालिदास। तो विलोम की इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां आती हैं, कालिदास क्या है एक सफल विलोम, और विलोम क्या है एक असफल कालिदास। तो आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है वो है विलोम। इसके अलावा इसमें अंबिका, मल्लिका, दंतुल इत्यादि ये प्रमुख अन्य पात्र हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958, और नाटककार है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो नाट्य काव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वो नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलोक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग और एक कंठ विस्फाई। तो इसमें जो नाट्य काव्य नहीं है वो है परशुराम की प्रतीक्षा, क्योंकि जो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो काव्य संग्रह है, और ये काव्य संग्रह है दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1963। तो जो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो एक काव्य संग्रह है, ना कि वो नाट्य काव्य है। और इसकी जो नाटक जो रचयिता है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अंधा युग है वो किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? इससे पहले प्रश्न में भी आपसे चर्चा की थी कि जो अंधा युग है वो एक प्रमुख गीति नाट्य है, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 और 56 आता है। ये जो नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है, और साथ ही इसमें स्थापना, अंतराल और समापन है, इन तीनों का भी जिक्र आया है। तो अंधा युग है वो किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो वो है गीति नाट्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनंत देवी है वो प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? प्रसाद के नाटकों की खासियत रही है कि जो प्रसाद की जो नाटक है उसमें जो चरित्रों की जो पात्रों की जो संख्या है वो अत्यधिक मात्रा में रही है। तो अनंत देवी है वो प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और विशाख। तो जो इस अनंत देवी है वो प्रसाद की जो स्कंदगुप्त नाटक है उसकी पात्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक है वो भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य और अंधेर नगरी। तो भारतेंदु हैं वो हिंदी, आधुनिक हिंदी के एक प्रमुख नाटककार है, और भारतेंदु ने कुल मिला के जो नाटकों की जो संख्या की है वो है 17। इन्होंने टोटल भारतेंदु ने 17 नाटक लिखे, जिसमें से 10 उनके मौलिक नाटक हैं, और जो 7 नाटक हैं वो है उनके अनुदित। तो 10 मौलिक नाटक हैं और 7 हैं अनुदित नाटक। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत जननी जो नाटक है वो भारतेंदु का है। भारत दुर्दशा जो नाटक है ये भी भारतेंदु का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880। और ये एक तरह से जो नव जागरण है उससे प्रेरित नाटक है भारत दुर्दशा। और इसकी जो भूमिका है उसमें उन्होंने बोला है नाट्य रासक व लास्य रूपक। और ये जो नाटक है वो 6 अंक या जो 6 दृश्य है उसमें विभाजित है। 6 दृश्य या 6 अंक है उसमें विभाजित है। अंधिर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रमुख नाटक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1881। भारत दुर्दशा को डॉक्टर बच्चन सिंह है वो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कहते हैं। तो अंधिर नगरी को वो हिंदी का जो पहला जो आधुनिक नाटक है उसके रूप में संज्ञा देती है।
तो जो भारत सौभाग्य जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये जो भारत सौभाग्य जो नाटक है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। तो भारत सौभाग्य जो नाटक है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमगन है उन्होंने आनंद कादम्बनी पत्र का उसके संपादन का कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्षा विजय, कलिका मंगल, सरस्वती मंगल और विद्या सुंदर। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो है विद्या सुंदर। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल और सरस्वती मंगल वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल, ये होगा एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। तो शंकर से शेष है वो आधुनिक हिंदी की एक प्रमुख नाटक कर रहे हैं। और जो शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं एक और द्रोणाचार्य है उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। और इसमें जो समानांतर या जो दोहरा कथानक है उसका प्रयोग किया गया है। समानांतर या जो दोहरा कथानक है वो उसका प्रयोग शंकर शेष की एक और द्रोणाचार्य नाटक में किया गया है। घरौंदा भी उन्हीं का नाटक है, अरे मायावी सरोवर भी इन्हीं का नाटक है। इनका जो नाटक नहीं है वो है कोर्ट मार्शल, क्योंकि जो कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो है स्वदेश दीपक का। तो कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो है स्वदेश दीपक का। अगला प्रश्न है अनग नाटक है वो किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और राम कुमार वर्मा। तो जो अनग जो नाटक है, अनग नाटक है वो किस कवि ने लिखा है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और राम कुमार वर्मा। तो अनग जो नाटक लिखा है वो है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त है वो एक प्रमुख नाटककार होने के साथ ही आधुनिक हिंदी के जो प्रमुख जो कवि हैं वो हैं, और ये द्वितीय युग के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दुनी एक ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, सेतुबंद भी उन्हीं का नाटक है, कैद ए हयात भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसके अलावा इनका द्रौपदी और आठवां सर्ग भी इन्हीं का नाटक है। जो मादा कैक्टस है ये जो नाटक है वो है लक्ष्मी नारायण लाल का। तो मादा कैक्टस के जो नाटककार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है अंधा कुआ है वो किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा। तो जो अंधा कुआ जो नाट्य कृति है वो है लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारतेंदु ने जो अपने जो नाटक है वो नाट्य लास्य रूपक और नाट्य रूपक कहा है, उसको बोला है भारत दुर्दशा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880 और ये नव जागरण है उससे प्रेरित नाटक है। इसके अलावा इस नाटक की खासियत ये है कि इसमें जो 6 अंक है, 6 दृश्य है उसको विभाजित है ये। और साथ ही इसकी नाटक की शुरुआत में मंगलाचरण भी है और उसी से भी प्रश्न है वो देखने को मिलता है। तो जो भारत दुर्दशा है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880, 6 अंक या 6 दृश्यों में विभाजित है और ये जो नव जागरण है उससे प्रेरित नाटक है। अंधिर नगरी इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1881 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है क्षेमीश्वर कृत चंड कोश के आधार पर लिखा? तो भारतेंदु ने अपने जीवन काल में 17 नाटक है उनका रचनाक्रम किया था, जिसमें से 10 नाटक थे उनके वो मौलिक थे और 7 नाटक थे वो थे अनुदित। तो निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कोश के आधार पर लिखा गया था? सत्य हरिश्चंद्र, वेद की हिंसा हिंसा न भक्ति, विषयस्य विषमोसुदम और श्री चंद्रावली। तो इनमें जो निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है वो क्षेमीश्वर कृत चंड कोश के आधार पर लिखा गया? तो इसका आंसर है वो है सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक था
वो क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया? तो जो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो चंद्रगुप्त, उनकी वो शिखर कृति मानी जाती है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। और ये जो नाटक है वो 4 अंक है, उसमें विभाजित है। इसके नाट्य माध्यम से कवि ने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र चेतना है वो जगाने का प्रयास किया है। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है या फूल कुमला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो दांडायन का ये नहीं है, चंद्रगुप्त भी नहीं, सिंगरन भी नहीं। ये जो कथन है वो है चाणक्य का। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये जो कथन है वो है चाणक्य का। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के जो नाटकों का जो सही क्रम है वो क्या है? 8वां सर्ग, द्रौपदी, रति का कंगन और एक दुनी, एक क्रम तो नहीं है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, रति का कंगन, एक दुनी, एक क्रम भी नहीं होगा। द्रौपदी, 8वां सर्ग, एक दुनी, एक रति का, ये जो क्रम है सी, ये इनका सही क्रम है। सबसे पहले द्रौपदी, फिर 8वां सर्ग, एक दुनी एक और रति का कंगन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है वो जयशंकर प्रसाद नाटक है वो प्रेमचंद का है? प्रेमचंद है वो हिंदी के कथा साहित्य के शिल्पी होने के साथ ही इन्होंने 3 नाटक हैं उनका रचनाक्रम भी किया है। जय पराजय, रुपया, तुम्हें खो गया, कृष्णा जो युद्ध, करबला और नाग। तो जय प्रेमचंद है, इन्होंने जो नाटक लिखा है वो है करबला और नाग। इसके अलावा इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है संग्राम। तो प्रेमचंद ने संग्राम के साथ ही करबला और नाक है जो नाटक है वो लिखा है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा की जो किस नाटक है उसमें उठाया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वो सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? हमारे पास ऑप्शन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक, खलनायक, विदूषक और शकुंतला की अंगूठी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो इसका जो आंसर है वो है 8वां सर्ग। और ये जो 8वां सर्ग है वो कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित है। तो जो 8वां जो निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो प्रश्न है वो सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग जो नाटक है उसमें उठाया गया है। और ये जो नाटक है वो कालिदास के कुमार संभवम के जो 8वें सर्ग है उस पर आधारित है, जिसमें रचनात्मक सृजन है उसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, ये संवाद है वो किस नाटक का है? तो नारी का आकर्षण है वो पुरुष को पुरुष बना देता है और उसका जो आकर्षण है वो गौतम बुद्ध बना देता है, ये नाटक है। ये जो संवाद है वो है सुंदरी का। और जो सुंदरी जो पात्र है वो है मोहन राकेश की लहरों के राजहंस से। नाक, तो इसका है प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो जो लहरों के राजहंस में जो सुंदरी है उसी का ये कथन है। ये जो कथन है इसमें जो जीवन है और जो आध्यात्म है इन दोनों के बीच जो द्वंद्व है उसकी जो चर्चा है वो की गई है नंद के माध्यम से। और इसी के लिए इस जो का नाटक है जो वो है लहरों के राजहंस। यानी कि वो लहरों के राजहंस के समान है, वो कभी व्यक्तिगत जीवन में और कभी आध्यात्म, इन दोनों की तरफ है वो खिंचे चले जा रहे हैं। तो लहरों के राजहंस में एक जो कथन है वो है सुंदरी का। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन है, ये मोहन राकेश का पहला नाटक है। लहरों के राजहंस ये उनका दूसरा नाटक है।
और इनका जो आधे अधूरे है वो आधुनिकता का सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। और इनका तीसरा नाटक है पैरों तले की जमीन है, ये मोहन राकेश का अधूरा नाटक है और इससे बाद में पूर्ण किया था उनके मित्र कमलेश्वर ने। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि पैरों तले जमीन है वो मोहन राकेश का एक अधूरा नाटक है और इसे बाद में पूर्ण किया था उनके मित्र कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के जो अंक और शीर्षकों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो अंधा युग जो नाटक है वो 1955 और 56 में उसका प्रकाशन वर्ष है। ये जो नाटक है वो 5 अंकों में विभाजित है। साथ ही इसमें स्थापना, अंतराल और जो समापन है वो देखने को मिलता है। तो इस जो नाटक की जो शुरुआत है जो सही अनुक्रम है वो है कौरव नगरी, अश्वत्थामा अर्ध सत्य, ये तो नहीं होगा। कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का साप, ये भी नहीं। पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा अर्ध सत्य, गांधारी का साप, ये भी नहीं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप। फिर इसके बाद है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन होता है प्रभु की मृत्यु पर। तो इसका जो क्रम बनेगा वो कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और गांधारी का साप। इसके बाद आता है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और प्रभु की मृत्यु। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के जो नाटक हैं उनका जो क्रम है वो क्या होगा? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से जो भीष्म साहनी है उनके जो नाटकों हैं उनका अनुक्रम है वो देखना है। हानुस, माधवी, रंग दे बसंती, चोला और आलमगीर। माधवी, हानुस, रंग दे बसंती, चोला और आलमगीर। रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर, हानुस, माधवी। तो इसका जो क्रम बनेगा वो पहला ही बनेगा। सबसे पहले है हानुस, फिर है माधवी, फिर है रंग दे बसंती, चोला और फिर है आलमगीर। अगला प्रश्न है अंदिर नगरी नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो क्या है? तो अंदिर नगरी जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 और इसे हिंदी का पहला आधुनिक नाटक माना है बच्चन सिंह ने। ये जो नाटक है वो 6 अंक जो 6 दृश्य हैं उसमें विभाजित है और इनका क्रम है सबसे पहले आता है बाय प्रांत, फिर आता है बाजार, फिर आता है जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। तो अंदिर नगरी नाटक का जो अंतिम दृश्य है वो है शमशान। इनका जो क्रम बनता है वो बनता है बाय प्रांत, बाजार, राजसभा, तो इसका जो क्रम बनता है भाई प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। अगला प्रश्न है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद है वो किस पात्र का किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति? नहीं। मल्लिका का सौगत भी नहीं है। मल्लिका का कालिदास के प्रति? नहीं। ये है मल्लिका का कालिदास, मल्लिका का अंबिका के प्रति। तो जब नाटक की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो मल्लिका की जो माँ है अंबिका वो बोलती है कि जीवन में ज्यादा भावुक रहने से है उससे काम नहीं चलता है। तो मल्लिका का उसका जवाब होता है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये जो कथन है वो है मल्लिका का अंबिका के प्रति। और ये जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक कारण है वो सही नहीं है? तो स्कंदगुप्त नाटक है तो उसमें
जो उसकी जो जीवन के प्रति विरक्ति है वो अजीब तरीके से नजर आती है। उसमें जो युद्ध वगैरह और राजपाट के प्रति उसमें ज्यादा मोह है वो नजर नहीं आता है। तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण है वो सही नहीं है? गुप्त कुल का अव्यवस्थित अधिकार, ये ठीक है। भोग विलास के प्रति वितरसना भी सही है। विमाता का षड्यंत्र भी। छात्र धर्म का अभाव है, ये कारण है वो नजर नहीं है। तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त की निम्नलिखित में से उदासीन होने का निम्नलिखित में कारणों में से कौन सा कारण है वो सही नहीं है? तो वो गुप्त काल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, ये कारण नहीं है। भोगविलास के प्रति वितृष्णा, ये कारण है। विमाता का भी है। जो छात्र धर्म का जो अभाव है वो कारण वो नहीं है। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित होने के लिए पकड़ा, ना कि अपनी स्त्री बनाने के लिए? सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसकी अपनी स्त्री बनाने? तो जो सिंदूर की होली की जो नाटककार है वो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र। और ये जो नाटक है वो सिंदूर की होली वो एक समस्या नाटक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1934। और ये जो नाटक है वो 3 अंक है उसमें विभाजित है। तो जो सिंदूर की होली जो नाटक है वो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1934। और ये 3 अंक उसमें विभाजित है। और यह एक समस्या नाटक है। तो सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मनोरमा का संबंध होता है इसमें मनोज शंकर से। अगला प्रश्न है, समानांतर कथा प्रसंगों को आधार लिखा गया नाटक है? द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य। तो जो द्रौपदी, आठवां सर्ग, ये दोनों जो नाटक हैं वो है सुरेंद्र वर्मा के। पहला राजा ये जो नाटक है वो है जगदीश चंद्र माथुर का। और एक और द्रोणाचार्य जो नाटक वो है शंकर द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष का। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है वो है दोहरा, या जो इसमें समानांतर कथानक उसका प्रयोग किया है। क्योंकि इसमें एक तरफ पुरातन कथा द्रोणाचार्य उसकी चलती है और दूसरी तरफ इसमें जो आधुनिक पात्र है अरविंद, उसके माध्यम से इसमें आधुनिक कथा है वो चलती है। और एक जो गुरु है उसका जीवन है वो किस प्रकार मुसीबतों और समस्याओं से घिरा होता है, उसी दोनों कथाओं का समानांतर प्रयोग किया शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य में। तो एक और द्रोणाचार्य है उसी में ही दोहरा या जो समानांतर कथानक है वो प्रयोग किया गया। और ये जो नाटक है वो है शंकर शेष का। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा है वो किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो जो आवारा मसीहा है वो शरत चंद्र है, उनकी औपन्यासिक जीवनी है। और इसके जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर। और ये जो जीवनी है कथा शिल्पी शरत चंद्र की है। और ये जो 3 भागों में विभाजित है, दिशाहारा, देशांत और दिशा की। दिशाहारा, देशांत, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। आवारा मसीहा वो किस साहित्यकार की ओपन जीवनी है? तो वो है कथा शिल्पी शरत चंद्र की। और इसके जो लेख जीवनीकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। ये 3 भागों में विभाजित है, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य, जगदीश चंद्र माथुर हैं वो प्रसाद जो पश्चात युग है उसके प्रमुख नाटककारों में से एक है। पहला राजा, सारदी और कोणार्क है वो इनके बड़े महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो नाटकों के जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं, तो उसकी चर्चा अगर हम करें तो प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन, ये ऑप्शन है सही है बिल्कुल।
प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, ये नहीं। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, सही है। मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, ये ऑप्शन भी गलत है। तो जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटकों का जो मूल स्वर है वो है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, सही है। और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। इसके अलावा जो सेकंड और जो फोर्थ है वो नहीं होंगे। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास और मध्यवर्गीय सामाजिक समस्याओं का प्रकाशन। फर्स्ट एंड थर्ड जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों में से कौन सी सही है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, इस चाणक्य की युक्ति नहीं है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये पंक्तियां बिल्कुल प्रेम चाणक्य की है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता किसी भी में पलता है, ये भी पंक्तियां हैं वो चाणक्य की हैं। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा, ये भी नहीं है। तो जो सेकंड और जो थर्ड वाली जो पंक्तियां हैं वो चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य में है, चाणक्य की है। तो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संबोधोक्तियों में से कौन सी सही है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मोती है वो निष्ठुरता की सीबी में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं वो कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार और शिवमांग। तो जो श्वेतांग है और जो शिवमांग है ये आषाढ़ का एक दिन के पात्र नहीं है, ये जो पात्र है वो है लहरों के राजहंस के। जो दंतुल और जो अनुस्वार हैं ये दोनों जो पात्र हैं वो हैं आषाढ़ का एक दिन के। तो जो दंतुल है वो होता है, जो अनुस्वार है वो अधिकारी है और जो दंतुल है वो है ग्राम निवासी। तो सेकंड और थर्ड जो है वो सही आंसर होगा बी। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग को अंगों का सही क्रम है कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप और विजय और कृमिक हत्या। तो सबसे पहले इसमें आएगा कौरव नगरी, फिर है पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर गांधारी का शाप और फिर है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो सबसे पहले कौरव नगरी, फिर है पशु का उदय, फिर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या। सी जो ऑप्शन है वो सही है। साहित्य में वांछनीय नहीं है ये कथन है वो अधूरा आ गया, ये है इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ना, इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ना इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। तो ये जो पूरा जो कथन है वो इस तरीके से है कि इतिहास में जो गड़े मुर्दे उखाड़ना है वो इस युग के साहित्य में वो वांछनीय नहीं है। तो साहित्य में इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ना इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में एक बात कही है? तो जयशंकर प्रसाद हैं वो जहाँ ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक नाटक हैं वो लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है वो सिंदूर की होली हो या जो सन्यासी नाटक हो उनमें वो समस्या प्रधान जो नाटक हैं जो पश्चिम की एब्स्ट्रैक्ट परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। तो इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ना इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में बात कही? तो ये राजयुग में नहीं बोली है, मुक्ति का रहस्य में भी नहीं है, सिंदूर की होली में भी नहीं है। ये जो बात बोली है वो उन्होंने बोली है अपने सन्यासी नाटक है उसमें। तो सन्यासी नाटक की जो भूमिका है उसमें बोला है कि इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ना इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है।
नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवादांश है वो किस नाटक का है? तो ये ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये दोनों नाटक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद के। और आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये दोनों नाटक हैं मोहन राकेश के। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटकों का ही सृजन किया था, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये जो संवाद है वो है सुंदरी का। और सुंदरी है ये जो कथन बोलती है वो बोलती है अलका से। और ये जो संवाद है सुंदरी और अलका का, ये है लहरों की राजहंस से। अभी जो अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता, अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु? अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो ये कैद का नहीं है, अलग अलग रास्ते का भी नहीं है, उड़ान का भी नहीं है, ये जो है वो है अंजू दीदी का। ये जो नाटक है वो है उपेंद्र नाथ अस्क का। उपेंद्र नाथ अस्क में जो अंजू है उसके माध्यम से उन्होंने अभिजात वर्गीय परिवार की अनुशासन का विद्रोह और जुल्म है उसके बड़ा ही मार्मिक जो चित्रण है वो किया है। और ये जो नाटक है वह उत्तरार्ध और पूर्व भारत है, 2 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन है वो प्रेषण है? वैद की हिंसा हिंसा ना भक्ति, नील देवी, अंदिर नगरी और भारत दुर्दशा। तो जो इसमें जो नील देवी है वो भारतेंदु के मौल जो है वो प्रेषण की श्रेणी है, उसमें शामिल नहीं है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रेषण है? वेद की हिंसा हिंसा न भक्ति है वो प्रेषण है। नील देवी है वो एक गीति नाट्य है, उसकी श्रेणी में आता है। अंधेर नगरी है, इसको उन्होंने स्वयं नाटक की जो भूमिका उसमें है उसको प्रेषण बोला है। और जो भारत दुर्दशा है वो है नाट्य रासक व लास्य रूपक। तो भारत दुर्दशा की वो भूमिका में लिखते हैं नाट्य रासक व लास्य रूपक। नील देवी एक गीति नाट्य है। तो 2 प्रेषण इनके हैं वो है अंधिर नगरी और वेद की हिंसा हिंसा ना भवती, ए और सी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है और 1931 में प्रकाशित हुआ था। और इसी ये जो नाटक है वो 4 अंकों में विभाजित है। तो चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो राक्षस और सिंगरन नहीं है ये, एनिसिक्रेटिज भी नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बर रुचि, क्योंकि इसमें बर रुचि और चाणक्य के बीच में जब संवाद होता है तब वो इस चीज को बोलते हैं। ये सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। ये नाटक है और जो नाटकों का जो कथ्य है वो क्या है? तो जो अंधिर नगरी है वो है प्रेषण, अंधा युग है वो है एक गीति नाट्य, ध्रुव स्वामिनी है वो है एक समस्या मूलक नाटक, और आगरा बाजार है उसमें ये लोक नाट्य शैली है का प्रयोग किया। तो ये आगरा बाजार है वो अकबर इलाहाबादी है, उनके जो जीवन वृत्तांत है जो जो शैली है उस पर आधारित है। और इस आगरा बाजार की जो नाटककार है वो है हबीब तनवीर। तो अंधिर नगरी है वो है प्रेषण, अंधा युग है गीति नाट्य, ध्रुव स्वामिनी है समस्या मूलक नाटक जिसमें स्त्री पुनर्विवाह और स्त्री मुक्ति है उसकी समस्या को
उठाया गया है और आगरा बाजार है, इसमें जो लोक नाट्य शैली है उसका चित्रण किया गया है। ये नाटकों के पात्र हैं और नाटककार। शकढार है, महाराष्ट्री है, धातु सेन है, गोवर्धन दास। तो जो गोवर्धन दास जो पात्र है वो है अंदिर नगरी, गोवर्धन दास और महंत। धातु सेन जो पात्र है वो है स्कंदगुप्त का। महाराष्ट्री है, वो एक टीम बनाई जाती है 7 सदस्यों की टीम, उसमें एक महाराष्ट्री है वो भी शामिल होता है, तो वो है भारत दुर्दशा का। और शकढार जो नाटक जो है वो है चंद्रगुप्त का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की जो नाटकों का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? ध्रुव स्वामिनी है वो सबसे लास्ट में रहेगा इनका। स्कंदगुप्त, राजश्री और ये, तो सबसे पहले राजश्री है, फिर अजात शत्रु है, फिर आता है स्कंदगुप्त और फिर आता है ध्रुव स्वामिनी। तो जो डी आंसर है वो सही है। अगला प्रश्न है, जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजान समाज, ऐसे ही आप यू न से जैसे चौपट राज, अंदिर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहला गया? तो इसमें जो पात्र हैं उसके माध्यम से कहलाया गया कि अंदिर जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति सुजान, यहाँ चौपट राजा, गुरु, फरियादी, गोवर्धन दास और महंत। तो गुरु तो इस नाटक में पात्र ही नहीं है। गोवर्धन दास और नारायण दास हैं वो महंत के दो चेले और जो शिष्य वो होते हैं गोवर्धन दास के साथ में नारायण दास। ये जो कथन कहा गया वो कहा गया है महंत के द्वारा। तो जितने भी लोक परक जो नीति बातें कही गई हैं वो अंधे भारत अंधेर नगरी नाटक में वो महंत के द्वारा ही कही गई हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में से कौन से विचार है वो सही है? ये महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही। ये महाभारत के जो 18वें दिन की कथा से लेकर कृष्ण पक्ष में प्रवास तीर्थ की कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक उस तक है। इसमें आधुनिक भावभूत को रूपांतरित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय, सही है। इसमें अंधा युग है वो आधुनिक त्रसदी को व्यक्त नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो चार वो ऑप्शन है वो तो हट ही जाएगा। दो है वो दोनों में सेम है। अब देखना फर्स्ट और थर्ड, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। ये महाभारत के 18वें दिन की कथा, तो पहला जो जो दूसरा है वो सही होगा, डी आंसर इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। ये जो बकरी नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है। ये स्वतंत्रता हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके जो गीत है वो साधारण कोटि की है, गलत है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग हुआ है, सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, तो इसके जो आंसर है वो सही तथ्य पहला, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य है इसमें पहला होगा। थर्ड और फोर्थ, इसके गीत साधारण कोटि के हैं, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। तो फर्स्ट एंड जो फोर्थ है वो सही आंसर होगा, इसका जो डी होगा। तो ये स्वतंत्रता हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, ये भी गलत है। इसके जो गीत हैं वो साधारण कोटि के हैं, और ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा, इसका डी। बाकी हम जो सेशन है उसको कल फिर से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।